चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स है जो आपके साथ क्या किया था, हमने डिस्कस किया हुआ था, राइट। सो एक बार मैं इस पूरी चीज़ों को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। हालांकि आपके लिए होमवर्क था, बट एक बार हम लोग क्लास में इसका सोल्यूशन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्या होगा, एक प्रकार से रिकॉलिंग हो जाएगी, राइट, कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से रिकॉलिंग हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान देना, मैं एक एक करके पढ़ते जा रहा हूँ। पहले तो सवाल, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टूक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स। कोई तो भी मटेरियल एक्स की आपको क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020, जनवरी का मंथ का आपको डेटा दिया गया है और ये तारीख है 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11, 22 और 31। अब आपको क्या करना है, आपको आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर द फीफो मेथड एंड लिफो मेथड, राइट। फीफो और लिफो मेथड में आप लोगों को सॉल्व करना है। सर ये क्या है फीफो और लिफो? हम लोग सीख रहे हैं स्टोर लेजर। अब स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है? स्टोर मतलब कि हम जहां पर सामान को रखते हैं उसको स्टोर बोलते हैं, राइट। और लेजर मतलब खाता, अकाउंट, जहां पर कुछ आता है कुछ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट। मतलब जहां पर हिसाब को मेंटेन किया जाता है। तो हमें एक ऐसा अकाउंट बनाना है जहां पर हमें हमारा स्टॉक आता और जाता दोनों नजर आए। मतलब हमारे पास कितना स्टॉक आ रहा है, हमारे पास से कितना स्टॉक इशू हो रहा है और हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है, उसका एक हिसाब मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, स्टोर लेजर अकाउंट कहलाता है। अब ये फीफो और लीफो क्या है? तो फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सामान हम पहले खरीद के लाते हैं ना उसको पहले बेचेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई सामान 1 तारीख से मेरे पास रखा है, तो जब मैं 30 तारीख को माल इशू करूंगा ना, तो कौन सा सामान बेचूंगा, ये जो मैंने 1 तारीख से मेरे पास रखा हुआ था। यानी जो सामान पहले आया था वो सामान को हम क्या करेंगे, पहले सेल आउट करेंगे, राइट। सो आप लोगों को फीफो और लिफो मेथड में बस यही डिफरेंस याद रखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है कि जो सामान पहले आया था पहले बिकेगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट। लास्ट मतलब आखिरी में, इन मतलब कि आया, एंड फर्स्ट आउट। जैसे एग्जांपल देता हूं, एकदम लाइव एग्जांपल, जो मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, लास्ट में कौन आया, आकाश, राइट। तो सबसे पहले जब क्लास से बाहर निकलने की बात आएगी ना, तो सबसे पहले आकाश को बाहर भेजा जाएगा। इसका मतलब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, लीफो। जो लास्ट में बंदा आया ना वो सबसे पहले निकलेंगे। अच्छा, फिर आकाश के जस्ट पहले कौन आया था, आप दोनों। बट आप दोनों में भी पहले कौन, हाँ चलो क्या नाम, जैसे श्रद्धा, ठीक है, यस। तो जैसे श्रद्धा पहले आई थी, तो फिर भेजते समय पहले आकाश को बाहर भेजेंगे, फिर श्रद्धा को भेजेंगे, फिर दिशा को भेजेंगे, फिर काजल, मेघा को भेजेंगे, नहीं काजल को भेजेंगे, फिर मेघा को भेजेंगे और आखिरी में पूजा को भेजेंगे, राइट। मतलब ये क्या एक सीक्वेंस हो गया कि जो आखिरी में आया था ना वो पहले जाएगा, यानी जो सबसे पहले आके बैठा है वो बेचारा सबसे आखिरी में जाएगा। कौन सी मेथड के अनुसार, लीफो। जबकि फीफो में क्या होगा, जो सबसे पहले आया, जैसा सबसे पहले पूजा आई थी क्लास में, तो सबसे पहले जाने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले पूजा को बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट इन थी, तो आउट भी फर्स्ट वही होंगी, किसके हिसाब से, फीफो मेथड, राइट। तो होप ये एक सीक्वेंस है, तो समझ में आया आपको फीफो एंड लिफो में क्या करना होता है। तो ये सवाल आपके सामने है। जस्ट इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसका क्या करता हूँ, सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ। तो सभी लोग इसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे कि हमको इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, राइट। सभी का फोकस कहाँ होना चाहिए, मैं समर 2024 का आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोगों को क्या बनाने बोला गया है, हमें बनाने बोला गया है स्टोर लेजर अकाउंट, करेक्ट। क्या बनाना है हम लोगों को, स्टोर लेजर अकाउंट। सर कैसे बनता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या? हाँ जी बिल्कुल फॉर्मेट है इसका। सबसे पहला जो कॉलम आएगा, राइट, वो किस चीज के लिए रहेगा, डेट, कि हमने किस डेट पर ट्रांजेक्शन किया, राइट। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, जिस दिन हमने वो ट्रांजेक्शन, ऐसा सर ट्रांजेक्शन मतलब जिस दिन हमने वो सामान खरीद के लाया या बेचा, वो वाली डेट लिखेंगे। अच्छा, खरीद के लाया उसी को क्या बोलते हैं हम, परचेस। परचेस की वजह से क्या होता है, हमारे पास सामान आता है, उसी को हम रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। रिसिप्ट मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करना, रिसिप्ट करना। दूसरा, हमने कोई चीज बेचा, सेल किया, तो हमारे पास से सामान जाएगा, तो इसको हम सेल या फिर इसी को हम इशूड करना भी बोल सकते हैं। कोई चीज जब हम इशू कर रहे हैं मतलब किसी को दे रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास तीसरा जो कॉलम हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा बैलेंस का।
बैलेंस कैसे निकलता है भाई, मेरे पास कितना सामान बचा है एट द एंड, राइट। ये बैलेंस का हमारे पास कॉलम बन गया। अब इसके अंदर हम फर्दर 3 कैटेगरी और बनाएंगे। एक तो हमने परचेस किया बट कितनी क्वांटिटी परचेस किया, क्या रेट से परचेस किया और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, इसको अमाउंट भी बोल सकते थे। वैसे यहां पर भी कितनी क्वांटिटी हमने इशू किया, क्या रेट से इशू किया और कितने वैल्यू की वो चीज है। सेम चीज यहां पर भी, क्वांटिटी कितनी बची, क्या रेट की वो चीज है और उसकी वैल्यू कितनी है, करेक्ट। तो ये चीजें हमें फॉर्मेट के अंदर मेंटेन करनी थी। डन, ये चीजें हमने क्या करनी थी, हमारे फॉर्मेट के अंदर मेंटेन करनी थी। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 2020 में, महीना था जनवरी का और तारीख थी 1, करेक्ट। क्या हुआ था इस दिन, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो सामान हमारे पास पहले से रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, मतलब पुराना कोई बचा माल सामान जो हमारे पास इस बार था। तो ओपनिंग स्टॉक हमने कोई खरीदा क्या, नो। हमने बेचा क्या, नो। बैलेंस है, पुराना माल बचा है तो सीधा कहां लिखूंगा, बैलेंस के कॉलम में। कितनी क्वांटिटी थी, 50। कितनी क्वांटिटी थी, 50। और वो क्या रेट से थी, 1000 रुपीज पर टन। तो 1000 रुपीज पर टन का रेट लिख दिया, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 50,000, राइट। अच्छा, कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं भी फिलहाल में आपको फीफो से बता रहा हूँ। ये भी तो क्लियर हो कि हम कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पहले फीफो, फिर सेम क्वेश्चन को चाहे तो हम लिफो से भी कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ जाएगा फीफो और लिफो में क्या होता है। तो ये हमारे कौन से तारीख का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, 1 तारीख। बस यही करना था 1 तारीख को, यानी 1 जनवरी को मेरे पास 50 क्वांटिटी बैलेंस बची, 1000 के रेट से 50,000 उसकी वैल्यू है। चलो अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे। और अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 2 जनवरी को। क्या हो रहा है 2 जनवरी को, जरा देखो। इशूड 30 टन बोलता है क्या, तो रिसिप्ट में कुछ आएगा क्या, ना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, रिसिप्ट में डैश डैश डैश, मतलब कुछ आया नहीं। लेकिन इशूड किया है क्या हमने, कितनी क्वांटिटी इशू किया है, 30। तो देखो जब भी इशू करोगे ना, एक सवाल जरूर पूछना, ये इशू कहां से हुआ होगा, मतलब जब माल बेचे हमने तो कौन से स्टॉक से बेचा होगा। तो मेरे पास 50 क्वांटिटी अवेलेबल थी, ऑब्वियस है 30 बेचा होगा तो इसी 50 में से बेचा होगा, राइट। तो ये 30 मैंने बेच दिया, क्या रेट के रहे होंगे, ऑब्वियस है 1000 के रेट के। मतलब मेरे पास 50 में से 30 क्वांटिटी चली गई 1000 रुपए के भाव से, क्योंकि इसका भाव 1000 ही था। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 30। तो अब मुझे बताओ 2 जनवरी के एंड पर मेरे पास कितना सामान बचना चाहिए। 2 जनवरी के एंड पर मेरे पास जो सामान है वो कितना बचना चाहिए, 20 क्वांटिटी बचनी चाहिए। रेट है 1000 का, तो टोटल वैल्यू कितनी, 20,000। यहां तक बात समझ में आ गई। बस यही अब आगे तक करते चलना है। ये अभी हमने कौन से तारीख के लिए किया, 2 जनवरी के लिए। अब अगले ट्रांजेक्शन मतलब अगली डेट पर चेक करो क्या हुआ है। 6 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है इस दिन, रिसीव्ड हो रहा है। तो रिसीव्ड हो रहा है तो कहां लिखना चाहिए, रिसिप्ट में। ये है रिसिप्ट आपका। कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है, 60 टन। क्या रेट से, 1100। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 66,000। अच्छा, इशूड कुछ हुआ क्या, नहीं। अब मुझे बताओ बचा क्या क्या है मेरे पास। तो ये पुराना मेरे पास 20 क्वांटिटी का माल बचा है क्या अभी भी, क्या रेट से, 1000 के रेट से। और ये जो 60 अभी खरीद के लाया ये भी तो बचा ही ना। तो ये 60 क्या रेट वाला है, 1100। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 66,000। यानी कुल मिलाकर मेरे पास अगर टोटल मारने अगर आप जाते हो, ऐसे नेसेसरी नहीं है टोटल मारना, ठीक है, टोटल मारना जरूरी या कंपलसरीली नहीं है, राइट। तो टोटल मारो ना मारो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट हमको ऐसा दिख तो रहा है ना कितनी क्वांटिटी बची, 80। आपकी इच्छा है दिखाने की तो लिख दो 80 क्वांटिटी बची है, नहीं इच्छा तो मत लिखो। लिफो और फिफो में टोटल मारना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वेटेड एवरेज सॉल्व करते हैं ना तो वहां तो टोटल मारना ही पड़ता है, क्योंकि उसी से आगे का आंसर आता है। तो मैं फिलहाल लिफो और फिफो में आपको टोटल के बारे में बिल्कुल कुछ चीज नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, ये 20 और ये 60 कितनी क्वांटिटी बची है, 80, राइट। तो अलग से टोटल दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ओके, 6 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 9 तारीख को। क्या हो रहा है 9 को, इशू। तो रिसिप्ट में लिखूं क्या, इशूड में लिख दूं, कितनी क्वांटिटी, 25। अच्छा, लेकिन सवाल ये है ये 25 इशू कहां से की गई होंगी। मेरे पास 80 तो अवेलेबल है, आराम से 25 तो इशू कर सकता हूं, लेकिन ये कौन से लॉट में से इशू हुए होंगे। मेरे पास 2 लॉट खड़ा है, एक 20 क्वांटिटी वाला एक अलग लॉट है, 60 क्वांटिटी वाला अलग लॉट है। अब माल देना है 25, कहां से दूं। तो फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये 20 क्वांटिटी को बेचो,
तो मैंने पहले क्या किया, ये 20 क्वांटिटी को सेल कर दिया, राइट। पूरी 25 नहीं हो सकती एक बार में, क्यों? क्योंकि पहले यहां से 20 ही ज्यादा से ज्यादा सेल हो सकती है, ये स्टॉक हो जाएगा 0। अभी भी कितना माल देना है सामने वाले को? 5। तो वो 5 कहां से इशू करना पड़ेगा? इस 60 में से। ऐसे करके मेरे 25 जो क्वांटिटी है इशू होंगी। समझ में आया 25 क्वांटिटी कैसे इशू हो रही है? अच्छा, क्या रेट वाली होनी चाहिए? ये जो 20 है इसको क्या रेट से वैल्यू करूं? 1000। अरे 5 को 1100, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 5,500। डन। अब चलो बैलेंस बताओ कितना बचाऊंगा। ये 20 में से 20 पूरे इशू हो गए क्या? तो 20 में से कुछ बचा क्या? नो। अच्छा, ये 60 में से कितने इशू हुए? 5। तो बैलेंस कितने रह गए? क्या रेट के? तो टोटल वैल्यू 55,000। टोटल वैल्यू 55,000। 60 कहां से बोल रहे हो? चलो आगे बढ़े, यहां तक डन। अगला हिसाब देखो। 55 क्वांटिटी बची है ना हमारे पास, तो 55 क्वांटिटी 1100 के रेट की बची है। अच्छा सॉरी, माई मिस्टेक। ये आएगा बेटा आपका 60,500। सॉरी, माई मिस्टेक। मैंने 50 क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाइड कर दिया था, मल्टीप्लाइड ही करना था, बट मेरी मिस्टेक है। मैं 50 क्वांटिटी के हिसाब से 1100 मल्टीप्लाइड कर दिया था। 55 क्वांटिटी इंटू 1100 करूंगा तो 60,500 आएंगे। करेक्ट, मल्टीप्लीकेशन का मेरा प्रॉब्लम था वो। चलो यहां तक क्लियर है। आगे 9 तारीख के बाद अगला 10 तारीख क्या हुआ इस दिन? हाँ, लेकिन पूरा पढ़ो, आधा पढ़ा है अभी हमने। रिसीव्ड बैक फ्रॉम ऑर्डर 10 टन प्रीवियसली इशूड एट 990 पर टन। ये कोई पुराना माल है जो आपने पहले कभी तो भी इशूड किया था, वो अब आपके पास वापस आ रहा है, मतलब आपके पास रिटर्न आ रहा है, तो आपको मिल रहा है सामान वापस। कितनी क्वांटिटी? तो कहाँ नीचे वापस मिल रही है आपको? तो रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में कितनी क्वांटिटी आ रही है? 10। क्या रेट वाली है? 990। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 9,900, राइट। इशूड तो कुछ किया नहीं। अब जरा ध्यान देना, मेरे पास बैलेंस में क्या क्या है। तो बैलेंस में ये 55 है और ये 10 और आ गए, लेकिन पोजीशन में जब दूंगा कि पहले कौन सा माल आया रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 55। बेटा ये माल पता है कौन सा है? ये 55 के पहले भी था। 990 का जब रेट चल रहा था ना, तब का माल है, बहुत पुराना माल है। तो किसी ने वापस कर दिया हमको, शायद पसंद नहीं आया होगा उसको, या जो भी रिटर्न पॉलिसी रही होंगे उसके अंतर्गत उसने क्या कर दिया? वापसी कर दी। तो ये मेरा बहुत पुराना माल है जो मुझे अभी रिटर्न वापसी मिल रहा है, राइट। तो इसका नंबर पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बेचने की बारी आएंगे तो पहले ये पुराने क्वांटिटी, पुराने माल को निकालना पड़ेगा, राइट। भले ही मेरे को रिसीव्ड बाद में हुआ हो, लेकिन ये था बहुत पुराना माल। कहां से पता चला? उन्होंने जो ब्रैकेट में डाटा दिया था सवाल में कि इट इज प्रीवियसली इशूड एट 990 के भाव से, तो हमने वहां से समझ लिया कि ये तो बहुत पुराना माल है, राइट। तो ये 990 के रेट से 9,900, और ये 55 तो है अभी भी हमारे पास, तो ये क्या रेट से है? 1100, मतलब कि 60,500। तो ये कौन से तारीख तक का हिसाब खत्म हो गया हमारा? 10 तारीख का हिसाब। अब इसके आगे का जो ट्रांजेक्शन हुआ है कौन से तारीख को हुआ है? 11 तारीख को अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हुआ इस दिन? इशूड। कितनी क्वांटिटी? 40 टन। चलो रिसिप्ट में डैश डैश डैश, इशूड 40 हुए, तो 40 कहां से इशूड करेंगे? टोटल तो 65 अवेलेबल है, बट पहले तो ये 10 देना पड़ेगा ना, तो पहले हमने ये 10 दे दिया। क्या भाव के थे ये 10? 990, मतलब 9,900। अभी भी मेरे पास और कितने इशू करने बाकी है? 30। तो वो 30 कहां से इशू करूंगा? इसमें से। तो ये 30 मैंने इशू कर दिया। क्या रेट वाले थे ये? 1100। हाँ, राइट। चलो लिखते समय कई बार 1-2 जीरो ऊपर नीचे कभी कभार हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम अंडरस्टूड करेंगे। अगर कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर कुछ हो रहा है तो कई बार होता है। जैसे यहाँ पर मैं 55 इंटू 1100 कर रहा था तो 55,000 लिख रहा था, जबकि आना कितना था? 60,500। तो कभी अगर ऐसे एरर मुझसे हो जाए, हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूँ, कभी कभी गलतियां हो सकती है, तो आप लोग करेक्ट करते हुए चलना या करेक्शन करवाते हुए चलना। चलो फिलहाल में इतने इशूड हो गए, तो अब बचे कितने? ये 10 में से 10 पूरे इशूड हो गए, तो बचे कितने? कुछ भी नहीं। और ये 55 में से 30 इशूड हो गए, तो बचे कितने? 25। करेक्ट। कितने के भाव वाले? 1100। मतलब कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 25 इंटू 1100, 27,500। डन यहां तक के? हाँ जी सर, यहां तक तो डन। अब अगला ट्रांजेक्शन कौन से तारीख को हो रहा है जरा चेक कर लो। अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 22 तारीख को। कौन सी तारीख को? 22 को। हुआ क्या? रिसीव्ड, मतलब मिले हमें कितना टन माल?
22 क्या रेट से 1200, तो कर लो 22 इंटू 1200 कितना होता है 26,400। डन। इशूड कुछ हुआ क्या, तो हमारे पास बैलेंस क्या है, ये पुराने 25 क्वांटिटी बचे 1100 के भाव वाले, 27,500 टोटल वैल्यू है, और ये 22 और आ गए हमारे पास 1200 के रेट वाले 26,400। डन। ये भी यानी हम कौन से तारीख के हिसाब तक पहुंच गए 22। आगे बढ़ेंगे, बस 2 या 3 और डेट का हिसाब बचा है हमारे पास, तो जल्दी से उसको भी, अच्छा एक ही ट्रांजेक्शन बचा है बस, चलो बहुत बढ़िया। हम हमारे बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, एकदम लास्ट स्टेज पर खड़े हैं हम लोग, मतलब इस प्रॉब्लम के, राइट, कुछ अदरवाइज न लेना। तो अब हमारे पास अगला जो है क्या हुआ था, अगला तारीख है 31 को क्या किया गया, कितनी क्वांटिटी 33, तो बट ये 33 पहले कहां से जाएंगे, इसमें से, तो पहले 25 पूरी इशू कर दिया, स्टिल अभी भी और कितनी इशू करनी बाकी है 7, क्योंकि 33 करना था, 33 में से 25 तो हो गए, और कितने 7 नहीं 8, ठीक है, कितने बाकी थे और 8। सर कैसे निकाला आपने, टोटल 33 इशू करने थे, उसमें से 25 तो यहाँ से हो गए, अब बचे हुए 8 कहां से करूंगा, यहाँ से, राइट। अच्छा 25 क्या रेट वाले थे 1100, और ये क्या रेट वाला था 1200, तो इसकी वैल्यू तो है 27,500, और इसकी वैल्यू आ जाएंगे आपके 9,600। डन। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, ये 25 तो पूरे ही खत्म हो गए, और ये जो 22 बचा है 22 में से भी 8 चली गया, तो बैलेंस कितना रहा 14, और ये 14 को भी वैल्यूड क्या रेट से करेंगे, सॉरी 1400 लिख दिया, 14 इंटू 1200, तो कितना आ जाएगा 16,800। मतलब कि हो गया सवाल खत्म के कुछ और लिखा है, खत्म। हाँ लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द स्टोर लेजर अकाउंट, तो हम तो वही बना रहे थे, और 2 मेथड बोली थी, फीफो मेथड और लिफो, तो हमने कौन सी मेथड के हिसाब से बना दिया ये फीफो मेथड के हिसाब से। तो आप आखिरी में आंसर दे दोगे एज पर, एक आखिरी में उनको आंसर में लिख कर दे देना, ये तो पूरा बना दिया, एज पर फीफो मेथड, एज पर फीफो मेथड वैल्यू ऑफ स्टॉक, या इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं इन्वेंट्री, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग इन्वेंट्री। सो एज पर फीफो मेथड वैल्यू ऑफ स्टॉक मींस इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास ₹16,800, यही बचा ना आखिरी में हमारे पास 16,800। आप डिटेल बता सकते हो 14 क्वांटिटी एट द रेट 1200 रुपए पर टन, यानी उसकी डिटेल बता दिया कि भैया हमारे पास 14 कुंटल या 14 टन माल बचा है 1200 रुपए पर टन के रेट से, और इसकी टोटल वैल्यू कौन सी मेथड के हिसाब से फीफो। तो ये था आपके किसके बारे में फीफो के बारे में। यही सेम चीज अगर आप लिफो में करना हो तो होप कि अब जल्दी आपको क्लिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फीफो आपको अगर एक बेसिक समझ गया है तो लिफो भी अब बहुत ही, बस अब उल्टे ऑर्डर में चलना है, मतलब अब जब सामान इशू करेंगे ना तो पहले वाले को पहले नहीं बेचेंगे, जो नीचे में सबसे आखिरी में क्वांटिटी बची रहेंगी उसको हम सेल आउट करेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन, एंड फीफो मेथड के बाद सेम चीज हम सॉल्व करेंगे, बट कौन सी मेथड से, हम बनाने जाएंगे स्टोर लेजर, इसी को कई बार एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या सिंपल आप इसको स्टोर लेजर अकाउंट बोलोगे तो भी चलेगा, राइट। तो कौन सी मेथड से हम लोगों ने बनाना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, लिफो कहा जाता है। चलो तो फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलम किस चीज के लिए, डेट के लिए, दूसरा रिसिप्ट, या इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं पहले परचेस, और ब्रैकेट में क्या लिख लेता हूं रिसिप्ट। डन। फिर उसके बाद अगला कॉलम किसके लिए, इशूड, इशूड को हम क्या भी बोल सकते हैं सेल, मैंने ब्रैकेट में आगे पीछे कर दिया बट कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट कॉलम किसके लिए रहता है, बैलेंस, यही हमारा स्टॉक्स है, इसी को हम स्टॉक्स भी बोलते हैं, जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं स्टॉक। चलो चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके मामले में, हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपका लिफो मेथड के बारे में। तो होप आपने फिफो मेथड तो पूरा देखा है कैसे सॉल्व करना है, अब उसी के बेस पर, उसी के तर्ज पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिफो मेथड, राइट। यहां भी 3 कॉलम बन जाएंगे आपका, पहला क्वांटिटी, दूसरा रेट, तीसरा वैल्यू, वैल्यू को आप चाहो तो अमाउंट भी बोल सकते हो। अगला फिर से क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, करेक्ट। अगेन यहां पर क्वांटिटी, रेट और वैल्यू।
चलिए, तो होप ये फॉर्मेट का तो अब आप लोगों के दिमाग में धीरे धीरे सेट हो रहा है कि मैं फॉर्मेट किस वे में बना रहा हूँ। हाँ, जब आप एक साथ पूरा एक बार में फॉर्मेट देखोगे ना, अरे लगेगा यार इतने सारे कॉलम कैसे बनाएंगे, याद कैसे रहेगा। बट अगर आप शांति से कॉन्सेप्ट को समझ ले तो वही वही काम तो बार बार कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क हो रहा है हमारा, राइट। कोई एक याद रख लो, परचेस, इशू, बैलेंस, बस उसके अंदर 3 चीज डालना है। ओके, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा आई थिंक सो 2020 की बात है, महीना था जनवरी का, तारीख है 1, हमारे पास 50 स्टॉक था, है ना। आप सवाल देख सकते हो, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के तौर पर कितनी क्वांटिटी पहले से रखी हुई है, तो 50 क्वांटिटी रखी है। क्या रेट वाली थी ये, 1000 के रेट की थी। तो कितना टोटल वैल्यू आ जाएगा, 50,000। डन, 1 जनवरी का हिसाब खत्म। आगे बढ़ेंगे और आगे अब हिसाब करेंगे हम 1 जनवरी के बाद अगले ट्रांजेक्शन की। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारा कौन से तारीख को हुआ है, जरा देखो। अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 जनवरी को। तो मैं कंटिन्यूटिंग में यहाँ पर 2 जनवरी ले लेता हूँ। क्या हुआ था, 2 जनवरी को इशू किया था हमने, कितनी क्वांटिटी, 30। क्या भाव की होंगी, ऑब्वियस है, इस 50 में से इशू की गई है, मतलब 30,000। तो बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 20 क्वांटिटी। क्या प्राइस का, 1000। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपके पास, 20,000 क्वांटिटी आ जाएगी। डन है यहाँ तक के, 2 तारीख तक का हिसाब खत्म। फिर अगला हिसाब कौन से तारीख को हो रहा है, ठीक है। अगला जो हिसाब हो रहा है वो हो रहा है 6 तारीख को। 6 तारीख बोले तो रिसीव्ड हो रहा है इस दिन 6 जनवरी को। कितनी क्वांटिटी, 60 टन। क्या भाव से, 1100, मतलब कि 66,000, ठीक है। टोटल कितना, 66,000। अब उसके अलावा इशूड तो कुछ हुए नहीं, तो हमारे पास बैलेंस क्या रह जाएगा, ये 20 kg टन जो बचा था 1000 के भाव वाला, और ये 60 टन जो बचा है हमारे पास 1100 के भाव वाला। तो टोटल वैल्यू इसकी 20,000 आ जाएंगी और इसकी 66,000 आ जाएगी। तो कहाँ तक का हिसाब खत्म हो गया हमारा, 6 जनवरी तक का। फिर इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 9th ऑफ जैन को। कौन से तारीख को हुआ, 9th ऑफ जैन को हुआ। ओके, क्या हो रहा है 9th ऑफ जैन को, 25 हमने इशू किया। ये इशूड का कॉलम, अच्छा 25 पहले तो अब देखो, सुनो एक मिनट, लास्ट इन फर्स्ट आउट हम मेथड इशू कर रहे हैं, मतलब उससे सॉल्व कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट से। तो मुझे बताओ ये 25 क्वांटिटी कहां से इशू होनी चाहिए थी। फीफो में हमने कहा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले यहां से बेचेंगे, कुछ बचा तो यहां से बेचेंगे। लेकिन लास्ट इन लास्ट आउट में क्या होगा, जो लास्ट में जो आपके पास आया है ना, ये पहले बिकेगा। तो लास्ट में क्या क्वांटिटी है, ये 60। तो क्या 60 में से 25 इशू किया जा सकता है, हाँ। क्या रेट वाले होंगे ये पूरे, 1100। तो फिर टोटल कितनी आपकी वैल्यू आ जाएंगी, 25 इंटू 1100, मतलब कि 27,500। तो ये ऊपर वाला तो स्टॉक एज इट इज है हमारे पास, इसको तो हमने कम नहीं किया। लेकिन हमने ये जो 25 इशू किया कहां से किया, 60 में से। तो 60 में से अगर 25 हटा दो तो कितने बचेंगे, 35। और क्या रेट वाले हैं 35, 1100। तो इसकी 1100 के हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 38,500। डन, 9 तारीख का हिसाब खत्म। अब 9 तारीख के बाद अगला जो हिसाब हमने मेंटेन करना है वो कौन से तारीख का है, अगला जो हिसाब हमने मेंटेन करना है वो है 10 तारीख, राइट। अगला हिसाब है हमारा 10 जनवरी का। क्या हुआ इस दिन, रिसीव्ड बैक फ्रॉम ऑर्डर, मतलब रिसीव्ड बैक मतलब हमें रिसीव्ड हुआ है कितनी क्वांटिटी, 10। प्रीवियसली हमने क्या रेट पर इशूड किया था, 990 के रेट पर। क्या रेट पर, 990 के रेट पर। तो कितना हो गया, 9,900। इश्यू तो इस दिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा देखो बैलेंस कैसे लिखेंगे, ये बहुत पुराना माल था ना, राइट। तो पुराना माल सबसे पहले आना चाहिए, करेक्ट। भले हम इशू करते समय लास्ट वाला पहले करते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना माल है इसलिए इसको सबसे पहले लिख रहा हूं, क्योंकि जब इशू करने की बात आएंगे सबसे आखिरी में ये जाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब ये हमारे पास सबसे आखिरी में अगर बचेगा स्टॉक तब ये इशू करना है, कर लगा। फिर इसके बाद 20 क्वांटिटी और बची थी 20,000 रुपए की, और ये 35 क्वांटिटी भी बची थी 1100 के भाव की, मतलब कि 38,500। होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई है, राइट। अच्छा इसके बाद 10 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, 11 जनवरी को। आ जाओ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। 11 जनवरी को क्या हो रहा है जरा देखो, सवाल में लिखा है क्या आया, इशूड किया है हमने। चलो भाई इशूड पर आ गए हम, कितनी क्वांटिटी, 40। तो लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 40 इशू करने तो पहले कहां से करेंगे,
तो ये 35 पूरे इशू हो गए क्या? लेकिन अभी भी और कितने इशू करने बाकी है? 5। वो कहां से करेंगे? इस 20 में से। ठीक है, चलो तो उनका रेट भी ले लूं। 35 का रेट 1100 के हिसाब से आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद ये 5 का रेट क्या किस हिसाब से आ जाएगा? 1000 के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएंगी? 38,500। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 5000। डन है। अब बैलेंस क्या बचा जरा देखो। ये 10 क्वांटिटी एज इट इज बची है, वो तो आखिरी तक बची रहेंगी क्योंकि लिफो है ना, ऊपर का माल बचा ही रहेगा। अच्छा 20 में से ये 15 गए, ये 20 में से कितने गए थे? 15, सॉरी 5 गए थे, सॉरी 5 गए थे। तो बैलेंस कितना बचेगा? 15। क्या रेट वाला? 1000, मतलब कि 15,000 रुपए। और ये 35 है, ये तो पूरे इशूड हो गए ना, तो 35 में से कुछ बचा क्या? नहीं, वो तो क्योंकि पहले ही चले गए पहले, राइट। कौन से तारीख तक का हिसाब हो गया? 11 दिसंबर, सॉरी जनवरी। अब 11 जनवरी के बाद अगला बस 2 ही डेट बाकी है। एक 22 जनवरी को क्या हुआ? रिसीव्ड। कितनी क्वांटिटी? 22, 22। क्या भाव के है? तो 22 इंटू 1200 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 26,400। कुछ इशूड हुआ क्या? नहीं। तो बैलेंस क्या बचेगा? ये पुराने 10 990 के भाव वाले, उसके बाद ये 15,000 के भाव वाले, और उसके बाद ये 22, ये अभी सबसे आखिरी में आए हैं, लास्ट ही नहीं है, 1200 के भाव वाले, 26,400। ठीक है यहां तक के? अब बस हम हमारे बिल्कुल आखिरी तारीख पर पहुंच गए। और हमारी आखिरी तारीख सवाल में कौन सी दी गई है? 31। 31 को क्या हुआ? इशूड किया है हमने। चलो तो पहले तो इशूड पर आते हैं। कितनी क्वांटिटी इशू किया है? तो 33 कहां से जाएंगे? पहले ये 22 इशू कर दो 1200 के रेट के। और कितने इशू करने बाकी है? टोटल 33 करना था ना, 22 हो गए। अभी भी कितने बैलेंस है? 11। तो वो 11 यहां से हो सकते हैं क्या? सपोज करो, सपोज थोड़ी देर के लिए बस ये मानो कि ये 15 नहीं, यहाँ पर सिर्फ 5 होता, तो हम क्या करते हैं? 5 भी पूरे इशू कर देते, फिर भी बैलेंस बचता, तो फिर यहां से इशू हो जाता। ये सपोज करो बोल रहा हूँ, ऐसा सिनारियो बना दिया, बट फिलहाल में नहीं है क्योंकि 15 में से हमें कितने इशू करने थे? 11, आराम से हो जाएंगे, राइट, 1000 के रेट वाले। तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई 26,000, इसकी टोटल वैल्यू आ गई 11,000। अब बैलेंस क्या रहेगा आपके पास? ये 10 बैलेंस रह गए, और इसमें से भी 15 में से 11 इशू हुए, तो बैलेंस कितने हैं? 4। क्या भाव के? 1000। तो टोटल ये आ गया 14,000, और ये आ जाएगा 9900, राइट। तो अब मैं अगेन आंसर दे देता हूँ आखिरी में, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आंसर आखिरी में लिखना है ना। जब भी आप सॉल्व करो तो आखिरी में क्या बता देना? जो भी कंक्लूजन है आंसर का वो बता देना। तो एज पर लिफो मेथड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को क्या भी बोलते हैं? स्टॉक। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, कौन सी तारीख को? तारीख लिखने की इच्छा है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, ऑप्शनल है। शायद 31 जनवरी 2020। तो हमारे पास 2 स्टॉक बचा है, 2 अलग अलग लॉट का माल बचा है। एक बचा है हमारे पास 10 इंटू 990 के भाव का, मतलब कि 9,900 रुपीज का, और हमारे पास 4 क्वांटिटी बची है 1000 के भाव वाली, मतलब कि टोटल 4 बची थी ना, तो मैंने 14 क्यों लिख दिया यहाँ पे? 4000 आनी चाहिए थी। ठीक है, कितनी आनी चाहिए थी? 4000। तो कुल मिलाकर मेरे पास 13,900 का माल बचा है क्या? ये 9,900 और ये 4,000, कितना? 13,900। और टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी? तो आई हैव, मतलब वी हैव 14 क्वांटिटी, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 13,900। तो आपको देखो क्वांटिटी में तो डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा मैं, आपको कंपैरिजन बताता हूँ। उधर भी जब हम फिफो से किए तब भी क्वांटिटी इतनी बची थी, लिफो में भी क्वांटिटी इतनी बची है। क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस क्या में आएगा? इस वैल्यू में, क्योंकि हमने वैल्यू करने का तरीका बदल दिया था, राइट। यहाँ 13,900 आ रहा है ना, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएंगी? जरा देख लो, एज पर फीफो मेथड आपने आंसर लिखा हुआ है, कितनी आ रही थी? मुझे बताओ, फीफो में ज्यादा आ रही है कि लिफो में ज्यादा आ रही है? फीफो। अब डिपेंड करता है प्रोपराइटर क्या दिखाना चाहता है। अगर प्रोपराइटर टैक्स से बचना चाहता है तो वो लिफो मेथड यूज करेगा। क्यों? क्योंकि लिफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम आ रही है, तो उसका प्रॉफिट भी कम शो करेगा, राइट। अगर उसको एक एग्जांपल के लिए अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाना है, जनरली लोन वगैरह लेने जाते हैं ना, तब ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक के बेसिस पर वो एसेट्स कंसीडर किया जाता है, उसके बेसिस पर लोन की आपकी लिमिट डिसाइड होती है, सीसी लिमिट वगैरह।
तो वहां पर अगर आपको जाना है तो आप FIFO मेथड इस्तेमाल करोगे, करेक्ट। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि वो हर साल अपनी मेथड बदले। हम लोगों ने थ्योरेटिकली ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वंस यू सेलेक्ट एनी मेथड यू कैन नॉट चेंज, राइट। अगर आपने कोई मेथड एक बार चूज कर लिया तो आप उसको बदल नहीं सकते, और फिर बदलना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो आपका प्रोसेस है स्टार्टिंग से अप्रूवल वगैरह लेना, एएस को जो बताना, जो एएसबी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है उनको बताना, आईसीएआई से अप्रूवल लेकर आना, तो फिर आप मेथड बदल सकते हो। अदरवाइज एक मेथड जो चल रही है अनटिल अनलेस लीगल रिक्वायरमेंट ना हो उसको बदलने की, आप बदल नहीं सकते। सो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ एक कंप्लीट पेपर कब का डिस्कस किया है, समर 2024 का। अगर आप इतना सॉल्व करके आ जाते तो आपको एग्जाम में 16 मिल जाते, करेक्ट। तो आपका मॉड्यूल नंबर 1 का एक टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो कि AS2 से रिलेटेड डील करता है, राइट। एक बार फिर से मैं उन लोगों के लिए सारी कहानी जो मॉड्यूल 1 के अंदर है एक समराइज फॉर्म में बता दूं कि मॉड्यूल 1 के अंदर क्या है और हमें क्या क्या चीजें देखना है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास AS2 है जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, करेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा AS आएगा AS3, जो कि डील करता है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, जो कि हम इस मॉड्यूल में नहीं पढ़ेंगे। सर क्यों नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसके लिए अलग से एक सेपरेट मॉड्यूल दिया है आपके सिलेबस में, मॉड्यूल 3। तो हम AS3 कहाँ कवर करने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे। जब हम लोग मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे वहां कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सेपरेट चैप्टर ही है, जब वो चैप्टर ही पढ़ना है तो उसको और अलग से क्यों पढ़े, उस चैप्टर के साथ ही पढ़ लेंगे। फिर उसके अलावा आप लोगों के सिलेबस में AS6 और AS10 ऐसे 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक होता है डेप्रिसिएशन के लिए और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, राइट। हमारे पास ये पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स क्या है, इनका 2 AS है, बट प्रैक्टिकली और नाउअडेज ये हमारे मतलब जो करंट सिनारियो है, मतलब करंट अकाउंटिंग है, वहां से ये चीज क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है, खत्म हो गई है। मतलब आपके सिलेबस में वो चीज भी पढ़ाई जा रही है जो आज अस्तित्व में ही नहीं है। सर AS6 और AS10 खत्म हो गए, हाँ जी बेटा बिल्कुल, ये दोनों AS खत्म हो गए और इन दोनों AS को खत्म करके एक नया AS बनाया गया है। उस AS को नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो पढ़ाना था सिलेबस में तो एक्चुअल में ये पढ़ाना चाहिए जो एग्जिस्ट करता हो, बट क्या करें, हम पढ़ RTM मेन्यू से रहे, ठीक है, जिन्होंने सिलेबस के अंदर अभी भी स्टिल आउटडेटेड चीज को अपडेट ही नहीं किया। आपके सिलेबस में ये भी बताया जा रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे आउटडेटेड हो चाहे करंट ट्रेंड की चीजें हो, पढ़ना तो सभी है। लेकिन ये टॉपिक हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं रहने वाला। क्यों, अगर एग्जाम में आता है तो मैं मतलब हमारे पास बैकअप तो ये है ही, क्योंकि AS2 के आने के हमने ऑलरेडी देखा भी, लास्ट हमने 4 ईयर के पेपर प्रीवियस सेशन में एनालिसिस भी किया, आपने देखा भी है। या तो एक थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है, राइट, या तो उसके और में क्या दे रहा है, AS2 दे रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये जानबूझ के देगा ही नहीं मॉड्यूल 1 में। सर क्यों नहीं देगा, अगर यूनिट 1 में क्वेश्चन दे देगा तो यूनिट 3 में क्या पूछेगा, फिर क्या एक ही पेपर में दो एक सेम ही चैप्टर के 2 सवाल थोड़ी पूछेगा। इसलिए इसका पत्ता एग्जाम में आने का ऐसे ही कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 में चांस नहीं। अच्छा, इसका थोड़ा बहुत चांस बन रहा था कि चलो ये आ जाए, बट क्योंकि आउटडेटेड होने की वजह से वो भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर्स या जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ऐसा भी भांग पीकर तो पेपर सेट नहीं करेंगे। उनको भी पता है करंट सिनारियो में जब चीज है ही नहीं तो बच्चों को वो चीज क्यों हम पूछे जो करंट सिनारियो में है ही नहीं। बट सर फिर है ही नहीं तो सिलेबस में क्यों डाल दिया गया, वो स्टिल अपडेट नहीं कर पा रहे। इनका 5-5 साल का साइकिल होता है सिलेबस को अपडेट करने का, चाहे तो कर सकते थे, बट स्टिल अभी तक उन्होंने शायद इस चीज के ऊपर ध्यान गया नहीं है, या खुल के किसी ने विरोध नहीं किया इसका। मैं तो हर बैच में खुल के विरोध करता हूँ, हालांकि आखिर में पढ़ा भी देता हूँ। क्यों, हमारे विरोध करने से क्या होता है, हम तो यहाँ बैठ के विरोध कर दे, और एग्जाम में कल चल के अगर एग्जाम में वालों ने अगर डाल ही दिया और बोल दिया सिलेबस में तो था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती, राइट। तो मैं पढ़ाता जरूर इसको, बट इसको मैं एकदम आखिरी का ऑप्शन रखूंगा, हम लास्ट में पढ़ेंगे टॉपिक को, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसके पीछे ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाले। तो मैं आपको ये वाला भी सिनारियो बताऊंगा और ये वाला भी सिनारियो बताऊंगा, इसको आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं, हमने मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर AS2 जो पढ़ा है, यही आपका सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फॉर 16 मार्क्स,
करेक्ट, क्योंकि ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे के टॉपिक्स अभी डिस्कस नहीं करने वाला, हम जो कमिंग सेशंस करेंगे हमारे नए मॉड्यूल्स की तरफ चलने वाले हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करना है हमें फीफो की, लीफो की एंड किसकी, वेटेड एवरेज की। और मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के दिए, वहां पर एक और एवरेज पूछा होगा आपको, सिंपल एवरेज। एक ऐसा भी क्वेश्चन है जहां सिंपल एवरेज, जिसका एग्जाम में चांस बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा फीफो, लीफो और वेटेड, ये तीनों का सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या होता है, चांस होता है फॉर 16 मार्क्स, 16 मार्क्स के लिए आने का। करेक्ट, जो कि हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑल डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, बस कुछ हमें प्रैक्टिस करनी है एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैं अभी से आपको बता दूं इस सेशन के एंडिंग में ही, हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम सीधा जंप करने वाले मॉड्यूल 5 पर। सर काहे सर सीक्वेंस में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप? मॉड्यूल 5 इसलिए क्योंकि देखो, एक तो एमबीए वालों का एडमिशन बड़ा लेट होता है, सबसे पहली बात, और दूसरी चीज एडमिशन लेट होने की वजह से उनको माइंड में एक डर बैठा रहता है, सिलेबस होगा, सिलेबस होगा, सिलेबस होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा उनके मन में एक फोबिया, डर, फियर वाला फोबिया बैठ जाता है। मैं नहीं चाहता किसी भी एमबीए स्टूडेंट के मन में फोबिया बने कि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत सारा है, क्योंकि कुछ जितने जल्दी जल्दी हमारे चैप्टर्स खत्म होते हैं ना, और अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे हाँ हम कर रहे हैं, हमको आ रही है चीजें, समझ में आ रही है। दैट्स वाई मॉड्यूल 1 हमें एक ही टॉपिक पढ़ना था, उसके लिए बहुत समय नहीं लगता। मॉड्यूल जो 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है, राइट, जिसमें आप लोगों को एक जल्दी भी कवर हो जाएगा, यानी 16 मार्क यहां से कंफर्म, 16 मार्क यहां से कंफर्म। फिर इसके बाद हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 जो कि रेशियो एनालिसिस, वो भी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। मतलब 16, 32, 48 ये श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं, जिसमें 48 में कोई भी पर्सन 48 इजीली ले लेगा। तो जो सबसे बड़ा और पहला डर होता है ना बच्चों का, सर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, चलो हमने आपका वो डर दूर कर दिया 3 मॉड्यूल से ही, राइट। अब उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम और 3 पढ़ते हैं, राइट। तो ये भी बड़ा आसान है, बट ये थोड़े से एज कंपेयर टू इन तीनों चैप्टर के मुकाबले थोड़े से लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। लेकिन हमारे 48 तो इधर ही कंफर्म कर लिया हमने, और जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी किया है और जिनको ये चीज अंडरस्टूड हुई, क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मेट बेस्ड है, और फॉर्मेट इसका थोड़ा सा लेंदी है, बहुत आसान लेकिन फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है मॉड्यूल 2 और 3 का। तो इफ गिरी से गिरी हालत में बच्चा अगर यहाँ पर फॉर्मेट भी बनाकर आता है तो वो 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर लेता है। मतलब 16 में से 12-13 उसके कहीं नहीं जाते, मैं फिर भी मिनिमम 12 एक एवरेज मार्क्स लेके चल रहा हूँ। तो 48 और 12 लगभग 60 और ये लगभग आपके 12, मतलब कि 72 मार्क्स आपके 72 ही हो रहे हैं ना ऑन पेपर आपको मिल जाते हैं। तो 72 भी कम नहीं होते आउट ऑफ 80, अगर आप देखो तो 90% आप स्कोर कर रहे हो। तो अगर आप प्लानिंग से भी पढ़ो, बोलते हैं ना न्यूमेरिकल स्कोरिंग है, स्कोरिंग तब है जब आप सही शॉर्ट प्लानिंग बना के पढ़ो। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो बैकलॉग्स लगते हैं ना, फेल होते स्टूडेंट न्यूमेरिकल में ही होते हैं, क्योंकि ना तो कोई प्लानिंग होती ना कोई स्ट्रेटेजी होती, बस पढ़े जा रहे ढोकले लोग, है ना, कोई प्लानिंग नहीं है, सच बोल रहा हूँ। वो 2 महीना पढ़ रहे सिर्फ ये चैप्टर को, अरे भैया जिसमें मालूम है लेंदी है, तुम 2 महीना पढ़ने के बाद भी पूरा फॉर्मेट नहीं रट पाओगे, तो 2 महीना क्यों दे रहे हो तुम? ढंग से 1 महीना इन 3 को दो ना, 48 कंफर्म करो पहले, जो श्योर शॉर्ट कंफर्म हो सकते हैं पहले उसको श्योर शॉर्ट कंफर्म कर लो, और जिसमें थोड़ा सा लेंदी पना है उसको आखिरी में लिखो कि सिर्फ फॉर्मेट भी आ जाए, तो फॉर्मेट के हमको एटलीस्ट कुछ 80, 60, 70% तो मार्क्स वहां से स्कोर हो जाए। तो जब आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो ना पढ़ने की, तो स्कोरिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी होता है, राइट। तो मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाता, स्ट्रेटेजिक बना के प्लानिंग के साथ चीजें करता हूँ ताकि स्कोरिंग हो सके। दैट्स वाई जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स आए हैं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर, राइट, वो जो उसमें एवरेज जो रिजल्ट है वो 80+ मार्क्स का एवरेज बोल रहा हूँ मैं, और जो ऑन एन एवरेज जो बैच में से 5 to 7 स्टूडेंट्स, राइट, बहुत बड़ी बड़ी बैच नहीं होती है, 20 से 25 स्टूडेंट की ही बैच होती है मैक्स टू मैक्स, राइट। तो 5 से 7 तो श्योर शॉट 90+ वाले ही होते हैं, और जो मेजर और जो एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो 80+ के रेंज का होता है। तो ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बट उनके लिए जो थोड़ी सी हल्की सी मेहनत कर ले, बहुत आसान सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कौन से, FRS है। तो मैं नेक्स्ट जो सेशन लूंगा कुछ और हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, किसके बारे में करने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 5। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे तो मॉड्यूल नंबर 5 के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर के, और इसकी प्रैक्टिस ऑनगोइंग चलते रहेंगी। सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे हम लोग तो फर्दर कुछ और एग्जाम्पल से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो एंड करते हैं आज की क्लास।